दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता है कि स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और इसीलिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए भाई, आप मॉक टेस्ट कहीं भी दे रहे हैं लेकिन एग्जाम में लड़ेगा यहीं से। आज का जो टॉपिक है ना, हर एग्जाम में इसमें से एक या दो या तीन क्वेश्चन आ जाता है। और वो टॉपिक क्या है कि राजा और शासक के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और ऐसे ऐसे कार्य कि जो बार बार रिपीट करता है। तो एक बार एग्जाम से पहले आप जरूर इसे देख कर जाए। बहुत मेहनत से किए हैं और इसको सभी एक जगह कर दिए हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए, शासक बिंबिसार। और आपको पता है ना बिंबिसार कौन है? तो वो है कि भाई हर्यक वंश के संस्थापक। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन? बिंबिसार। ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है कि भाई ये अस्थाई सेना रखने वाले हैं। देखिए, कहा जाता है कि प्राचीन इतिहास में, ठीक ना, क्योंकि मगध जो राज्य है, प्रांत है या महाजनपद था, उसके हर्यक वंश के संस्थापक है और उसी समय अस्थाई सेना रखने वाले यही थे पहले। उसके बाद कहा जाता है कि युद्ध में हाथी का भी प्रयोग करने वाले सबसे पहले यही थे। उसके बाद बुद्ध के और महावीर के समकालीन भी यही थे। समकालीन का मतलब क्या होता है कि उसी समय, जैसे अगर मान लीजिए मैं हूं, तो इस समय भी बहुत सारे जीएस के टीचर है, तो बोले कि इस जीएस टीचर के समकालीन ये भी थे, है ना, उसी तरह से। उसके बाद अगर हम बात करें इनके बारे में, तो राजधानी इन्होंने राजगृह बनाया था। देखिए, राजधानी जो है ना, मगध की राजधानी राजगृह थी सबसे पहले, उसके बाद पाटलिपुत्रा हुआ, है ना। तो यहाँ पे एक चीज और भी है कि राजगीर क्यों बनाया गया था, तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे विपुलांचल, वैभवगिरी, रत्नागिरी, ये सब। तो इसमें इसको बनाने वाला कौन था? इसको बनाने वाले कौन थे? तो महागोविंद, एक वास्तुकार थे, उन्होंने ही ये बनाया था। ठीक। उसके बाद इनका उपनाम क्या है, ये सब एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि सभी राजाओं के उपनाम क्या हैं, सभी राजाओं के दरबारी कौन थे, किस किस राजा के दरबार में कौन कौन यात्री आया था, सबके बारे में हम बात करेंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले क्या है कि किस राजा ने कौन से कार्य किए जो एग्जाम में आते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पे है उदयन। तो देखिए, बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, ठीक ना, और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। और आपको पता है ना कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, उदयन ने भी अपने पिता की हत्या की थी। यहाँ पे एक चीज और भी है कि इन्होंने पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की थी और राजधानी भी, यानी राजगीर से राजधानी कहाँ की है? तो पाटलिपुत्रा। तो किसने किया? उदयन ने किया। और आपको पता है कि जो पाटलिपुत्रा है वो करीब करीब 3 नदियों से घिरा हुआ है। एक तो आपका हो गया गंडक हो गया, एक आपका गंगा हो गया, और एक सोन हो गया, और एक पुनपुन को भी जोड़ दिया जाता है उसमें। यानी नदियों के किनारे था, इसलिए नगर बनने लायक था। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि पाटलिपुत्रा में छावनी का निर्माण किसने किया था? तो इनके पिता थे वो अजातशत्रु, उन्होंने ही किया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। बाकी अजातशत्रु के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। बिहार का इतिहास चलेगा क्योंकि अभी बिहार का ज्योग्राफी चल रहा है सीरीज, और जैसे ही इतिहास आएगा तो सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन अभी चूंकि बिहार एसएससी की बात हो रही है, स्टैटिक जीके की बात हो रही है, तो उसमें बात करते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पे अशोक है, समुद्रगुप्त है और लक्ष्मण सेन है। अब मैंने तीनों को एक जगह क्यों किया हुआ है? तो देखिए, अशोक ने शिलालेख की शुरुआत की थी। ठीक है, शिलालेख, शिला मतलब क्या होता है? पत्थर, लेख मतलब उस पर लिखना। तो पत्थर पे लिखने की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक महान ने किया था। और समुद्रगुप्त में कहा जाता है कि इन्होंने प्रशस्ति लेख की स्थापना की या प्रशस्ति लेख की शुरुआत की। अब दोनों में अंतर क्या है मैं बता देता हूं। देखिए, प्रशस्ति का मतलब होता है कि राजा अपने तारीफ के लिए किसी लेख का रचना करवाते हैं, तो उसको प्रशंसा लेख, है ना। तो यहाँ पे प्रशस्ति लेख की शुरुआत या सबसे पहले आपको पता है कि इलाहाबाद में हुआ था, प्रयाग वाला, और समुद्रगुप्त से बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन भी आता है। और इसकी रचना किसने की थी? संस्कृत में किए थे हरिसेन ने। ठीक है, इनके दरबारी थे हरिसेन, उन्होंने ही की थी, संस्कृत में लिखा गया था। और भारत समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तो हमने कहा ना, उपनाम वाला अलग से वीडियो बनाएंगे। अगला बात करते हैं लक्ष्मण सेन। यहाँ पे देखिए क्या खास बात है। सर्वप्रथम हिंदी का अभिलेख की शुरुआत
या सर्वप्रथम हिंदी का लेख जारी करने वाले कौन थे? तो लक्ष्मण सेन थे। आते हैं आगे, यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उदंतीपुर। आप देखे होंगे कि बीपीएससी हो या दरोगा हो, इसमें हर जगह पूछ देता है। तो यहाँ फिर से देखते हैं, कुमार गुप्त जो थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना। पुष्कर चरित्र, इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और तक्षशिला कहाँ पे है? ये बहुत फेमस भी है, आपका जो चाणक्य का जो आपका एजुकेशन सेंटर था वही था तक्षशिला। उसके बाद अगर हम बात करें गोपाल, पाल वंश के गोपाल जी हैं, उन्होंने क्या किया था भाई? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। और धर्मपाल जो थे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। और देखिएगा हमेशा यहीं पे एग्जाम में बार बार ये आ रहा है ना। तो ये याद रखिएगा, वही फैक्ट बता रहे हैं जो एग्जाम में क्रैक कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के गुलाम थे और उन्होंने दिल्ली सल्तनत का पहला जो गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश के संस्थापक हैं कौन? ऐबक जी। अब इनको ना कहा जाता है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, इसीलिए इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। उसके बाद कहें कि ये हाथियों का दान देते थे, हाथियों का दान देते थे, इसलिए इन्हें पिल बख्श कहा जाता था। और उसके बाद कहा जाता है कि इन्होंने कुतुब मीनार की नींव इन्होंने ही रखी थी। लेकिन नींव रखे थे लेकिन बना नहीं पाए थे। यानी इसी बीच इनका क्या हुआ था कि 1206 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गए और फिर ऊपर चले गए, ठीक, इसीलिए इन्होंने बनाया नहीं। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना? इल्तुतमिश। ऐसे ऐबक के बाद उनके बेटा आराम शाह थे और आराम शाह 8 महीना तक आराम करने के बाद जो इल्तुतमिश थे, उनके मतलब ऐबक के दामाद थे, उन्होंने हत्या करके फिर गद्दी को बैठ गए थे। तो यहां से क्वेश्चन भी आप देखते हैं बहुत ज्यादा आता है। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए क्या कार्य? इक्ता प्रणाली की शुरुआत। अब ये इक्ता क्या है? इक्ता का मतलब होता है भूमि, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि इन्होंने 1000 सैनिक रखा। अब 1000 सैनिक को वेतन देना होगा, तो वेतन देने से अच्छा है कि भैया आपको जमीन दे देते हैं। यानी आप राजा के लिए काम कर रहे हैं तो इसीलिए आपको जमीन दे दिया गया और आप खेती कीजिए, उगाइए, मतलब जो भी खेत से कमाना है कमाइए। लेकिन अगर वो व्यक्ति 5 साल बाद 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो वो जमीन को फिर से राजघराने में मिला लिया जाता था। तो जिसको जमीन दिया जाता था उसे इक्तादार कहते थे। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश। उसके बाद आता है कि भाई इनके ससुर जी मर गए थे नींव रखते हुए कुतुब मीनार का, तो उसका निर्माण पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश। उसके बाद आता है कि भारत में मकबरा, मतलब पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो इन्हीं को जाता है। उसके बाद एक तुर्क ए चिहलगानी का गठन किए थे। अब ये तुर्क ए चिहलगानी क्या है? देखिए इल्तुतमिश अपने सुरक्षा के लिए, जैसे मान लेते हैं कोई राजा है, उनके आसपास मंत्री लोग हैं, तो राजा को डर किससे रहता है? अधिकतर मंत्रियों से। इसीलिए ये एक 40 सरदारों का गठन किए थे, गुलाम सरदारों का। अब ये क्या करते थे? मतलब राजा को चारों तरफ से सुरक्षा, एक तरह से हम कह सकते हैं बाउंसर होता है ना, बाउंसर थे, लेकिन ये पूरा का पूरा राजतंत्र चला रहे थे। और इसी तुर्क ए चिहलगानी में से ही बलवन निकल कर आए थे जो बाद में शासक बने, ठीक। तो 40 हजारों का गठन किसने किया? इन्होंने ही किया। उसके बाद आता है कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था। और चांदी का जो सिक्का था उसको टंका और तांबा का जो सिक्का था उसे जित्तल कहते हैं, ठीक। एक चीज और भी याद रखिएगा, 1229 ईस्वी में इन्होंने बगदाद के खलीफा से वैधानिक सुल्तान पद की पदवी ली। यानी एक रूल्स के अनुसार इन्होंने सुल्तान पद यहां पे धारण किए। यानी ऐबक जो थे वो ऐबक सुल्तान के रूप में नहीं थे, एक तरह से गौरी के गुलाम थे और उन्होंने लगता है कि भाई भारत को संभाल रहे हैं, लेकिन इन्होंने बगदाद के खलीफा से वैधानिक शक्ति प्राप्त की थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है। और इन्हीं के बेटा थे फिरोज शाह और इन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो बस वही है जो एग्जाम में आए। उसके बाद अब आते हैं आगे, यहाँ पे देखिए बलवन, इतना बार क्वेश्चन एग्जाम में आया, कुछ करने को नहीं, बीपीएससी हो या कोई भी हो देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए राजतत्व सिद्धांत लागू करने वाला कौन राजा था? तो बलवन। अब यहाँ पे राजतत्व क्या है? देखिए इंसान तब तक सीधा रहता है जब उसके पास कोनो शक्ति और पैसा नहीं रहता है। जैसे होता है ना, क्या दरोगा है घूस ले रहे हैं, ये मंत्री है तो अपना देख रहा है,
कब तक वो बोलता है? जब तक वो मंत्री नहीं बनता है। जैसे वो मंत्री बन जाएगा तो वो भी वही करेगा जो मंत्री कर रहा है अभी। तो कहने का मतलब है जब आपके पास पैसा और जब पावर आ जाता है तो लगता है कि भाई मेरे आगे कौन, और उसके बाद को कोई काट भी नहीं सकता है। तो ये कहने का मतलब है ये अपने आप को खलीफा के प्रतिबिंब समझते थे, यानी ईश्वर के ये प्रतिबिंब के रूप में धरती पर बैठे थे और सब इनकी पूजा करें। समझे? तो इस तरह से उसके बाद कहा जाता है लौह और रक्त की नीति अपनाए थे। कहने का मतलब यह है अगर कोई अपराधी अपराध करता है और बलवान को पता चल जाता था तो लौह मतलब तलवार, तलवार से उसको काट देते थे। काटने के बाद अब आप सोच रहे होंगे रक्त, लेकिन रक्त का मतलब यह हुआ कि उस अपराधी का परिवार होगा, उसकी बीबी होगी, उसका बच्चा होगा, और बीबी और बच्चा को गुलाम बना देते थे। तो ये नीति क्या हो गई? लौ और रक्त की नीति। उसके बाद सिजदा, पाबोस की शुरुआत। कहने का मतलब अपने आप को तो भगवान समझ रहे थे, इसीलिए कोई भी आदमी आए तो सर झुकाए, यानी सिजदा। पाबोस का मतलब है कोई भी आदमी आए तो उनका झुक के पैर चूमे, ये पाबोस की शुरुआत किए थे। उसके बाद नौरोज, एक फारसी उत्सव हुआ करता था नौरोज, बाद में औरंगजेब ने इसे खत्म करवाया था नौरोज उत्सव के मनाना। तो नौरोज उत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो बलवान ने ही किया था। ये भी क्वेश्चन आता है। और जो तुर्क चिहलगानी 40,000 का संगठन जो इल्तुतमिश ने बनाया था उसे समाप्त करने वाले कौन थे? यही थे। ठीक। और एक और भी आता है जिल्ली इलाही, है ना, जिल्ली इलाही। तो ये इन्होंने ही किया था कि भाई वही है ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में इनको कहा जाता है, उपाधि भी इनका है। अगला आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। देखिए इस व्यक्ति का नाम मतलब कुछ खास एक चीज के लिए आता है, वो क्या है कि ये खुद को ना खलीफा ही मान लिया। भाई बलवान अपने आप को भगवान मान रहे थे और ये खुद को खलीफा ही घोषित कर दिए थे। बात समझ रहे हैं? मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं है, हम खुद ईश्वर ही हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है ये आदमी मतलब पुरुषों का साथ इनको अच्छा लगता था, स्त्रियों का मतलब स्त्रियों के साथ ज्यादा रहते थे, और दरबार में नंगा दौड़ जाना, मतलब इस तरह का ये इनका चरित्र था। तो उस तरह का किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन बस ये एक काम की वजह से ये हमेशा याद किए जाते हैं और हमेशा एग्जाम में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी, भाई अलाउद्दीन खिलजी चाहे अपने चचा हो या अपने ससुर, कहेंगे इनके चचा ही ससुर थे, तो उनकी हत्या करके गद्दी पे बैठे। अब इन्होंने स्टार्ट क्या किया? घोड़ा दागने और हुलिया प्रथा की शुरुआत, यानी घोड़ा को लोहे से दागा जाता था और पता चले भाई ये खिलजी साम्राज्य का भाई राज घोड़ा है तो उसको लोहे से दागना होता था। हुलिया का मतलब है सैनिकों को एक ड्रेस प्रोवाइड किया गया, जैसे जैसे मान लीजिए हमने ये ड्रेस पहना हुआ है, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, तो उसी तरह से वहां हुलिया प्रथा शुरुआत की है। अच्छा, आपने इल्तुतमिश में सुना एकता प्रणाली, यानी वेतन के बदले जमीन देना। यहाँ पे इन्होंने नगद वेतन देना अस्थायी मतलब शुरुआत किया। उसके बाद अस्थायी सेना रखने का भी स्टार्ट किए। सबसे ज्यादा इनका एग्जाम में पता क्या आता है? बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगर कोई व्यक्ति मतलब बाजार में अगर गलत तौल दे या कुछ भी मतलब गलत करे, तो जितना गलत कम तोला है, जैसे मान लीजिए 1 किलो का प्याज ले रहे हैं और आपको आधा किलो तौल दिया है, तो आधा किलो इनका मांसवा कटवा देते थे। मतलब इतना कड़ाई से बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किए थे। उसके बाद इसके लिए संगठन भी बनाए थे, मतलब कि एक होता है विभाग होता है दीवान ए रियासत, तो ये एग्जाम में ज्यादा आता है, खासकर ये वाला ज्यादा आता है, और आपका बाजार नियंत्रण भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक ना? आगे आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। देखिए गयासुद्दीन तुगलक का एग्जाम में देखा जाए तो भाई नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक, यानी भारत में नहरों का निर्माण करने वाले पहले शासक कौन थे? तो यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक थे। लेकिन एक चीज और भी है, नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्म, जिनको एकराट कहा जाता था, उन्होंने भी कलिंग में नहर बनाने का साक्ष्य मिलता है। लेकिन जब एग्जाम में आए तो आप यही मारिएगा। और गयासुद्दीन तुगलक कौन थे पता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के पिता हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? उन्होंने क्या किया था कि लकड़ी का महल बनवाकर, जब ये राजा बंगाल से आ रहे थे तो लकड़ी का महल ही गिरवा दिए और ये राजा दब के मर गए और खुद राजा बन गए। यानी कौन? इनके बेटा। और साथ में जनता का सहानुभूति भी मिला। हाँ जी, मोहम्मद बिन तुगलक ये एक ऐसा राजा है
कि पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे होशियार राजा थे। लेकिन इनको कहा जाता है, ये जब मरे थे तो एक राइटर ने कहा कि जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिल गया, क्योंकि ये एक नंबर के सनकी राजा थे, पागल राजा थे और इनको विरोधाभासों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि अपने जीवन काल में 5 कार्य ऐसे किए थे जो इतिहास के पन्नों में हमेशा कोई ना कोई सुनाते रहता है इनके 5 कार्यों को। और ये सारे 5 कार्य जो थे एकदम फ्लॉप हुए थे, पता होगा आपको। लेकिन इन्होंने भी कुछ ऐसा काम किया था जो कोई नहीं किया था, जैसे कि अकाल संहिता तैयार करने वाला पहला कोई शासक था तो यही थे। उसके बाद सर्वप्रथम किसानों पर कमला खुदवाने वाला, यानी कमला मतलब जो फतवा तो जो भी होता है तो वो, और पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा जारी करने वाले। जैसे ये सोचते थे ना कि जनता के पास सोना का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, तो बोले भाई चांदी का सिक्का काहे रख रहे हो, तुमको तांबा का सिक्का दे देते हैं, मूल्य उतना ही रहेगा, 100 रुपया रहेगा। और चांदी के सिक्के को अपने राजघराने में भरने की कोशिश किए थे, लेकिन ये पासा उल्टा हुआ था। कभी इनके बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा, जब हम इतिहास आपका सीरीज लेकर आएंगे तो हर राजा के बारे में पूरा पूरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, राजा के कार्य। आगे आते हैं, सिकंदर लोदी, ये क्यों आते भाई एग्जाम में? गजे सिकंदरी भूमि मापने, सड़क मापने की एक ये थी। गुलरुखी कविता लिखने वाले कौन थे? तो सिकंदर लोदी। और आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी, इसलिए आते हैं। उसके बाद आते हैं बाबर। बाबर में कहा जाता है मुंबई यानपद शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो बाबर को। अब ये मुंबई यानपद शैली क्या है? मतलब एक तरह से लिखने की, एक पद लिखने की, कविता का शैली एक कहा गया और शैली का नाम दिया गया मुंबई यान। यहाँ पे एक चीज और भी याद रखते हैं कि मुगल काल में 2 राजा ऐसे थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। एक थे बाबर और एक थे जहांगीर। तो इन्होंने तुर्की भाषा में लिखा था तुजुक ए बाबरी, और इन्होंने एक और खत लिखा था, खत ए बाबरी, जिसमें कानूनी किताब कहा जाता है वो। तो ये रचयिता अच्छा थे, और तुजुक ए बाबरी वाला भी बहुत ज्यादा आता है, तो वो भी लेखक चुके थे। एक चीज और भी है, देखिए यहाँ पे ना एक शाहरुख नाम का मुद्रा जारी करने वाले यही थे बाबर। तो ये दोनों आप देख लीजिएगा और बहुत फेमस है। अगला एक और भाई आता है चार बाग। चार बाग बनाने का शैली किसने शुरुआत किया था? तो कहीं बाबर देता है, कहीं अकबर भी देता है। ठीक, तो बाबर ऐसे नाम आता है, लेकिन कहीं कहीं अकबर भी देता है। अगला आते हैं अकबर साहब का। तो यहाँ पे देखिए मनसबदारी प्रथा। मनसब मतलब एक तरह से सैनिकों को कैसे कैसे आपको अरेंज करना है, यानी कितने दशमलव पद्धति के हिसाब से इन्होंने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी, और ये भी एग्जाम में आता है। यहाँ पे देखिए दल साल बंदोबस्त, यानी एक तरह से मतलब राजस्व का बंदोबस्त था। और इन्हीं के शासन काल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टोडरमल। टोडरमल जो थे वो कहे जाते हैं जब्ती प्रणाली के जनक। इन्हीं के शासनकाल में थे, लेकिन इनके शासनकाल में आने से पहले ये शेरशाह के शासनकाल में थे। तो ये भी एग्जाम में आता है, ठीक ना, शेरशाह के शासनकाल में थे, तो ये याद रख लीजिएगा। अगला आता है क्या? शेरशाह सूरी। देखिए नाम आए आगे, तो इनका ऐसे नाम तो आपको पता है कि फरीद है, ये भी आता है एग्जाम में। शेरखा कब हुआ, शेरशाह कब हुआ, और हजरत आला के उपाधि कब धारण किए, तो हमने कह दिया अब उपाधि वाला बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा की शुरुआत इन्होंने की थी। अच्छा एक चीज और भी है, हुलिया दागने की प्रथा को अपनाए थे। शुरुआत ये इन्होंने नहीं किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन इन्होंने अपनाया था। सन की डंडी, यानी नापने की एक डंडी थी, और 32 इंच वाला, ये भी बहुत ज्यादा आता है। डाक सेवा का प्रचलन, जीटी रोड का मरम्मत। और मरम्मत क्या है, अगर दे देना कि किसने बनाया तो आप शेरशाह ही मार के निकलिएगा, ठीक ना। उसके बाद आता है पाटलिपुत्रा का नाम चेंज कर दिए थे, और क्या किए, पटना कर दिए 1541 में। चांदी का सिक्का निकाले थे जो जिसका नाम था रुपया, और तांबे का सिक्का निकाले थे जिसका नाम था दाम, और सोने का सिक्का निकाले थे जिसका नाम था असरफी। तो ये सब सिक्के थे। उसके बाद कहा जाता है दिल्ली का पुराना किला का निर्माण कराए थे। अब यहाँ पे बड़ा डाउट है, देखिए हुमायूं ने एक नगर बनाया था पुराना किला, जिसका नाम रखा था हुमायूं जी ने दीन पनाह।
ठीक ना, दीन पनाह। और आपको पता है कि हुमायूं जो है इसी नगर के पुस्तकालय से गिर के मर गए थे। तो शेर शाह ने इसी किले को तोड़वाकर या दीनपनाह को ही तोड़वाकर एक मस्जिद बनाए थे। किला एक कुहना नाम है और उसी को पुराना पुराना किला कहा जाता है। तो सेम वही बताए थे, दीनपनाह नगर तोड़वाकर किला एक कोहना ये बनवाए थे, मस्जिद है कोहना शायद ऐसे कुछ है। अगला बात करते हैं जहांगीर। जहांगीर न्याय का जंजीर से बहुत फेमस है। वो जमुना नदी पर एक घंटा टांगे थे और सोने का जंजीर बांधे थे और कोई भी आम आदमी जो नागरिक होता है वो सोने का जंजीर खींच के न्याय मांग सकता था। इसलिए न्याय का जंजीर किसे जहांगीर को कहा जाता है। और इनके काल को यानी इनके शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, चित्रकला का स्वर्ण युग। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के बहुत कुछ बनाए थे, जैसे ताजमहल बनाए थे, मोती महल बनाए थे, तो बहुत कुछ बनाए थे। इसीलिए इनको स्थलाकृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। और एक और चीज भी है, इन्होंने मयूर सिंहासन बनाया था, ठीक ना, मयूर सिंहासन जिसपे कोहिनूर का हीरा लगा था। तो वो गोलकुंडा के राजा मीर जुमला ने दिया था इनको और ये भी बहुत फेमस है, इसीलिए इनको ये कहा जाता है। साथ में एक आना, आपको याद है पुराने जमाने में आप सुने होंगे 8 आना, 4 आना, 5 आना, सुने थे ना। तो ये आना नामक सिक्के का शुरुआत किसने किया था? तो जहांगीर ने, सॉरी शाहजहां ने। उसके बाद अगर हम बात करें औरंगजेब, देखिए औरंगजेब मूर्ति उर्ति तोड़वाए थे, जैसे बनारस के विश्वनाथ मंदिर, बहुत चीज पे पाबंदी लगा दिए थे, जजिया कर को पुनः लागू कर दिए थे। तो ये सब बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन एग्जाम में पता क्या आता है, जैसे आपने सुना होगा कि जो हिंदुओं को मुस्लिम में बदलते थे, है ना, लेकिन इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा सर्वाधिक हिंदू सेना अगर किसी भी मुगल काल को मिला दिया जाए तो किसमें था? औरंगजेब में। ये और ये बीपीएससी में आया भी था, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अगला बात करते हैं शिवाजी। शिवाजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है, अष्ट मंत्रिमंडल की स्थापना किसने की? अष्ट प्रधान भी देता है। मंत्रिमंडल की स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी। यानी एक कैबिनेट मंत्री बनाए थे जिसमें 8 लोग प्रमुख थे। जैसे कि अगर मान लेते हैं पेशवा, यानी आप मान लेते हैं कि शिवाजी राजा हैं और राजा के बाद एक पेशवा पद आया यानी प्रधानमंत्री, यानी राजा के बाद प्रशासन में सबसे सर्वोच्च पद किसी का है तो वो किसका है? पेशवा का। उसके बाद अमात्य, अमात्य का मतलब होता है वित्त मंत्री, यानी पैसा का लेन देन जो कौन करेंगे? तो ये वित्त मंत्री करेंगे। उसके बाद वकियान विस एक मंत्री थे, यानी राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखने वाले यही थे। उसके बाद चिकनिस कहते हैं इसको, या सचिव कह सकते हैं आप, राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर जैसे दफ्तरी काम करते थे। सुमंत ये विदेश मंत्री कहलाते थे। सर नौबत सेनापति कहलाते थे। पंडित राव यानी धार्मिक काम या दान का अध्यक्ष। और न्यायाधीश का मतलब न्यायाधीश, इसका मतलब कानूनी मामलों का निर्णायक जो राय देने वाले होते हैं वो कहलाते हैं। समझ में आया? तो मैं बता दूं कि जितना भी मैंने अभी टॉपिक बताया ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्व है, तो हमेशा एग्जाम से पहले आप इसे देख कर जाइएगा। और ये कैसा लगा सीरीज आप जरूर बताइएगा, और आगे कौन कौन से टॉपिक पे बनाए वीडियो वो भी बताइएगा। ऐसे लगातार मैं स्टैटिक जीके का ऐसे ही टॉपिक बना बनाकर आपके सामने पेश करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।